फ्रेंड्स, टू आईटी सरकारी में आपका स्वागत है। मैं महेश शुक्ला जीएस में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोगों का स्टार्ट है सैयद वंश। तुगलक वंश हम लोगों ने खत्म कर लिया है और इस तरह से हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के 3 वंश हमने आपको समझा दिए हैं और बहुत ही उनके बारे में जो फैक्चुअल बातें बताई हैं, आई होप आपने उनको अच्छे से समझा होगा। अगर जिन्होंने अभी वीडियो नहीं देखा है तो पीछे का वीडियो देख लें और पूरा गुलाम वंश से लेकर तुगलक वंश तक जो भी फैक्ट है उनको कंप्लीट कर लें। आज स्टार्ट है सैयद वंश। सैयद वंश आता है हमारा 1414 से 1451। इसके पहले थोड़ा हम लोग रिकैप कर लेते हैं जो पिछली बार पढ़ा था। सबसे पहले आया था हमारा गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश। गुलाम, खिलजी, तुगलक, ये अपना था 1206 से 1290, ये 1290 से 1320, ये 1320 से 1414, ठीक है। ये 1414 से 1451 तुगलक। ये सैयद है 1414 से 51। इसके बाद लोधी 1451 से 1526। तो गुलाम, खिलजी, तुगलक 3 वंश हम लोगों ने निपटा दिए हैं, ठीक है। तो इन वंश में जो अच्छी बातें हैं वो ये है कि गुलाम वंश का जो प्रथम संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था और इसका अंतिम शासक कैकुबाद, ठीक है। इसके बाद खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो था जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन, और इसका अंतिम शासक था मुबारक खिलजी, मुबारक खिलजी जो अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, ठीक है। अभी हम थोड़ा इसकी बातें बता देंगे, है ना। तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक था, और इसका जो अंतिम शासक था वो था नसीरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन महमूद। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। पहला शासक, अंतिम शासक। गुलाम वंश का पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, अंतिम कैकुबाद। खिलजी जलालुद्दीन खिलजी इसका संस्थापक, मुबारक खिलजी इसका अंतिम शासक। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक प्रथम संस्थापक, नसरुद्दीन महमूद अंतिम शासक। अब जो गुलाम वंश शुरू हुआ था ये शुरू कैसे हुआ था और क्या इसके पीछे रीजंस थे, हमने आपको सारी बातें बता दी। देखो 712 में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है, अरबी आक्रमण, पहला सफल अरबी आक्रमण था। उसका उद्देश्य भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना और भारत को लूटना था। जजिया तो उसने शुरू किया था। 712 में दाहिर पर आक्रमण किया था। उसके बाद आया महमूद गजनवी, उसका भी ये काम था कि इस्लाम धर्म को बढ़ाना और भारत को लूटना। 17 बार उसने आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर उसका प्रमुख आक्रमण था। नागरकोट में भी उसने आक्रमण किया। महाकालेश्वर मंदिर को भी लूटा। महाकालेश्वर मंदिर को बाद में घोरी ने भी लूटा था। तो बहुत सारी उसने लूटपाट मचाई और चला गया। महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद घोरी आता है। मोहम्मद घोरी का जो अटैक था वो भारत को लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना तथा उसके साथ साथ शासन करना भी था। मोहम्मद घोरी का उद्देश्य शासन करना भी था। अब घोरी ने सबसे पहले भीमदत्ती से युद्ध किया। 1178 में उसको पटकनी मिली। 1175 में वो हारा। फिर 1151 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान से, उसमें भी हारा। 1112 में तराइन का द्वितीय युद्ध, उसमें जीता था जयचंद्र की सहायता से, ठीक है। और उस 1114 में चंदावर का युद्ध, चंदावर के युद्ध में इसने जयचंद्र को हराकर पूरा जो अवध का एरिया था, अपने आज जो इटावा मैनपुरी है, उसको भी दिल्ली सल्तनत में मिला गया था। और जब मोहम्मद घोरी यहाँ से 1206 में उसकी मृत्यु हुई थी, मोहम्मद घोरी की मृत्यु 1206 में हुई थी, तब उसकी कोई लड़का था नहीं, संतान था नहीं। तो उसके जो गुलाम थे, कुछ प्रमुख गुलाम थे, जैसे इल्तुतमिश हुआ, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ, ये उसके प्रमुख गुलाम और दास थे। तो जाते वक्त इसने क्या किया कि एक अपने प्रमुख गुलाम को दिल्ली गद्दी दे दी कि भैया आप संभालो, हम जा रहे हैं। उसकी मृत्यु हो गई थी और मृत्यु के पहले उसने एक विद्रोह किया था, खोसरो का विद्रोह। खोसरो का विद्रोह उसने किया था, तो उस खोसरो के विद्रोह में इल्तुतमिश ने मोहम्मद घोरी का बहुत साथ दिया था और उस विद्रोह को उसने फतेह कर दिया था। तो 1206 में उसने इल्तुतमिश को दास्ता के बंधन से मुक्त कर दिया था। तो इल्तुतमिश ने सोचा दिल्ली गद्दी हमको मिल जाएगी, लेकिन उसके पहले
कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की गद्दी ले चुका था। जब दिल्ली गद्दी ले चुका तो उसको बदायूं का गवर्नर बना दिया गया। जो इल्तुतमिश था उसको बदायूं का गवर्नर बना दिया गया। इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने सारी सत्ता सौंप दी और खुद उसकी मृत्यु हो गई। तब जब ये कुतुबुद्दीन ऐबक बैठा तो उसने गुलाम वंश की स्थापना की। चूंकि ये गुलाम था तो शासन चला नहीं पा रहा था, तो इस गुलाम वंश की स्थापना करने के बाद इसकी थोड़े दिन बाद इसकी 1290 से 1296 तक ये जिया था। ठीक है, तो उस 1290 में तो आ गया खिलजी। ये 1206 से 1210 तक 1206 से 1210 तक इसने शासन किया था। तो उस शासन में उसने भाई गुलाम था, इसने कुछ ज्यादा अप्रोच दिखाई नहीं। तो 1210 में इसकी मृत्यु हो गई पोलो खेलते समय। पोलो है ना, जो चौगान होता है, घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई थी। इसके बाद इल्तुतमिश शासन बना। इल्तुतमिश चूंकि बदायूं का गवर्नर रह चुका था तो उसको सारी क्वालिटी पता होगी कि सुल्तानी क्वालिटी क्या होती है, राजा क्वालिटी क्या होती है। इल्तुतमिश ने दिल्ली की गद्दी को संभाला। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? नॉर्मली संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन क्वेश्चन आ जाए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आपका आंसर होगा इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार की नींव रखी थी, जिसको इल्तुतमिश ने पूरा कराया। इल्तुतमिश ने पूरा कराया। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली शुरू की थी। इक्ता प्रणाली शुरू की थी, ठीक है। और इक्ता प्रणाली शुरू की। इक्ता प्रणाली का संबंध किससे था? भारत के सामंतवाद को खत्म करना। इसके बाद तांबे के सिक्का और जीतल जलवाया था इसने, ठीक है। टका और जीतल। टका तांबे का था, जीतल चांदी का, ठीक है। इसने सिक्के चलवाए थे। इल्तुतमिश ने क्या किया था? तुर्कान चिलगामी 40 सरदारों का एक ग्रुप बनाया था। तुर्कान चिलगामी, इसको चालीसा बोलते हैं, ठीक है। इल्तुतमिश ने कि जब तबीयत खराब हुई तो इल्तुतमिश ग्वालियर गया अपना इलाज कराने। इल्तुतमिश के 50 पुत्र थे। सबसे बड़ा रुकनुद्दीन फिरोज और एकमात्र पुत्री रजिया सुल्तान थी। जब ये ग्वालियर अपने आप को दिखाने गया तो उसका कोई पुत्र देखने नहीं गया। जब पुत्र उसका देखने नहीं गया तो और उसकी पुत्री गई देखने। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया अपने पिता को की हालत को देखने गई तो उसने अपनी पुत्री रजिया को सुल्तान घोषित कर दिया। लेकिन उसके पहले रुकनुद्दीन फिरोज को अस्थायी रूप से शासक बना दिया गया था। तो रुकनुद्दीन फिरोज जब बना तो जैसे ही इसने इल्तुतमिश ने घोषणा कर दी कि भाई रजिया सुल्तान अगली शासिका होगी, तो रजिया सुल्तान को बनाया गया। 1210 से लेकर 1236 तक इल्तुतमिश ने शासन किया था। 1236 से 1240 तक रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। ये प्रथम महिला शासिका थी जिसने दिल्ली की गद्दी को संभाला था। और इसके शासक बनने पर बहुत सारे क्वेश्चंस किए गए और बहुत सारे सवाल उठाए गए। 1240 में क्या हुआ था? इसने अल्तुनिया था, सर हिंद का जो गवर्नर था अल्तुनिया, उसके साथ तुर्क अमीरों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा और रजिया के सामने उसको खड़ा कर दिया। लेकिन रजिया ने उसको हरा दिया। हराने के बाद अल्तुनिया ने सारी बातें उसको बता दी और अल्तुनिया ने रजिया से शादी कर ली। जब शादी कर ली तब उसके बाद रजिया को जब सारी चीजें पता चली कि राज दरबार में क्या हो रहा है, प्रजा में क्या हो रहा है, तो उसने सबको एक्सपोज करना शुरू कर दिया। और उसी के चक्कर में तुर्क अमीरों ने एक दूसरी कॉन्स्पिरेसी रच दी और बहराम शाह को बुलाकर कैथल नामक स्थान पर रजिया सुल्तान की हत्या करवा दी। तो रजिया सुल्तान की हत्या 1240 में कैथल नामक स्थान पर डाकुओं द्वारा की गई थी। रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन महमूद के बाद एक शासक सबसे लास्ट में बना था कैकुवाद, ठीक है। कैकुवाद इसके पहले कैकुवाद के पहले बलबन आया था। कैकुवाद के पहले बलबन आया था, ठीक है। बहराम के बाद अलाउद्दीन महमूद के बाद नसरुद्दीन महमूद के बाद बलबन के बाद कैकुवाद। बहराम शाह और अलाउद्दीन महमूद ने अस्थायी रूप से थोड़े दिन काम किया था। 1242 से 44 से 46 से 1265 तक नसरुद्दीन महमूद ने शासन किया। एक्चुअली नसरुद्दीन महमूद एक ऐसा शासक था जो टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था और खाली समय में कुरान की नकल करता था। एक्चुअली इसके समय में जो शासन था वो बलबन के हाथ में था। बलबन नसरुद्दीन महमूद का वजीर था और इसने वजीर के रूप में लगभग 20 साल तक दिल्ली के सल्तनत को चलाया था, दिल्ली की राजपाट को।
नसरुद्दीन महमूद कुछ नहीं करता था, सारा कामकाज बलबन देखता था, सारा कामकाज बलबन देखता था एक वजीर के रूप में। जब नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हुई तो बलबन ने खुद को सुल्तान घोषित कर लिया और सबसे पहले तुर्कान चिहलगामी जो चालीसा होता है उसका दमन किया, उसको हटा दिया। जब चालीसा को हटाया और इसने बलबन ने क्या किया, वजीर के पद को भी हटा दिया और सूबेदार के पद की जो शक्तियां थी उनको भी कम कर दी। ठीक है, इसने बलबन ने लव एवं व्रत की नीति अपनाई, बलबन ने सिजदा और पाबूस शुरू किया, बलबन ने नवरोज त्योहार शुरू किया जो पारसियों का था। ठीक है, सिजदा और पाबूस जो पारसियों का था। ठीक है, सिजदा पाबूस शुरू किया, ईरानी त्योहार है ना या पारसी त्योहार नवरोज की स्थापना की। कब अमीर खुसरो और अमीर हसन का साहित्यिक जो जीवन था, अमीर खुसरो और अमीर हसन का जो साहित्यिक जीवन था, साहित्यिक जीवन की शुरुआत शहजादा मोहम्मद के समय हुई थी। शहजादा मोहम्मद बलबन का पुत्र था। बलबन ने मंगोलों से दिल्ली की रक्षा करने के लिए उसकी अपनी सीमा पर किले बंदी की थी और उस किलेबंदी का प्रमुख अपने पुत्र शहजादा मोहम्मद को बनाया था। ध्यान रखना, शहजादा मोहम्मद के समय अमीर खुसरो और अमीर हसन ने अपना साहित्यिक जीवन शुरू किया था। अमीर खुसरो को तूतीये हिंद या भारत का तोता भी कहा जाता है। ठीक है, भारत का तोता भी कहा जाता है। बलबन की दो विशेषताएं थी, बलबन के जो राज करने की दो विशेषताएं थी। तो कौन सी? एक तो इसने कहा था कि जो सुल्तान का पद होता है वो ईश्वर के द्वारा दिया गया है, सुल्तान का पद है वो ईश्वर के द्वारा दिया गया है। दूसरा कि सुल्तान का निरंकुश होना बहुत जरूरी है, सुल्तान का निरंकुश होना बहुत जरूरी है। ये दो सिद्धांत बलबन के थे, दो सिद्धांत बलबन के थे। बलबन एकमात्र ऐसा शासक था जो 20 वर्ष वजीर के रूप में और 20 वर्ष दिल्ली के सुल्तान के रूप में जिसने काम किया। 1265 से 1287 तक इसने दिल्ली के सुल्तान के रूप में काम किया था। बलबन के मृत्यु के बाद कैकुवार दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अमीरों के और जब कैकुवार दिल्ली पर बैठा तो अमीरों का एक गुट था जिसने कैकुवार की हत्या करा दी और कैकुवार की हत्या आरिज मालिक मलिक फिरोज ने की थी। मलिक फिरोज ने कैकुवार की हत्या की थी और कैकुवार जो था उसने किले घरी का जो किला बनाया था, किले घरी का एक किला बनाया था, मलिक फिरोज को उसी का प्रमुख नियुक्त किया था। तो मलिक फिरोज ने जब कैकुवार की हत्या कर दी और कैकुवार की हत्या करने के बाद उसने दिल्ली सल्तनत से गुलाम वंश को खत्म कर दिया और एक नए वंश खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी वंश वास्तव में एक वंश न होकर एक खिलजी क्रांति थी जो 1290 से 1320 तक चली। इस वंश के अंतर्गत 3 शासकों ने शासन किया, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र, अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। जलालुद्दीन खिलजी ने जब कैकुवार की हत्या की तो वो हत्या करने के बाद 1290 में उसी के द्वारा बनाए गए किले खरी के महल में इसने अपना क्या कराया भाई, अपने राज तिलक करवाया किले खरी के महल में। और 1290 में इसने खिलजी वंश की स्थापना की और खिलजियों का दिल्ली की गद्दी पर अधिकार हो गया और एक वंश की शुरुआत कर दी। खिलजियों ने अपने नए वंश की शुरुआत कर दी। 1290 से लेकर 1296 तक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासन था। ये खिलजी वंश के जो सुल्तान थे वो भी एक्चुअली तुर्क ही थे, है ना। जलालुद्दीन खिलजी ने सिंहासन का अधिकार शक्ति नियुक्त किया था। ठीक है, और जो कैकुवार ने जलालुद्दीन खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। शाइस्ता खां की उपाधि कैकुवार ने जलालुद्दीन खिलजी को दी थी और नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। ठीक है, इसके बाद दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसकी आंतरिक नीति दूसरों को पसंद करने के सिद्धांत पर आधारित थी। जो जलालुद्दीन खिलजी था उसकी जो आंतरिक नीति थी, जो उसकी नीतियां थी, उदारवादी जो नीति थी वो अपनी प्रजा की मतलब जब प्रजा खुश होती थी तभी उसकी उदारता सही रहती थी। अगर प्रजा दुखी है तो वो परेशान हो जाता था। ये बहुत ही वृद्ध सुल्तान था। इसने हिंदुओं के लिए भी बहुत उदारता दिखाई थी।
हिंदुओं के लिए भी बहुत उदारता दिखाई थी, और मुसलमान के लिए इसने स्पेशली ये बोला था कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं और मुसलमान की हत्या नहीं कर सकता। इसने मुसलमानों के लिए स्टेटमेंट ये जारी किया था। 1296 में इसने दक्षिण के देवगिरी में रामचंद्र देव पर अटैक किया, और अटैक करने के बाद ये अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी से मिलने गया। अलाउद्दीन खिलजी इसके समय अवध के करा का गवर्नर था। ये जब मिलने गया तो अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से उसको मार दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से उसको मार दिया, धोखे से उसको मार दिया और खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। एक ईरानी फकीर सीदी था, ईरानी फकीर था सीदी। जलालुद्दीन खिलजी ने सीदी को हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया था। जलालुद्दीन खिलजी ने ईरानी फकीर सीदी को हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया था। अब इसका नंबर आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या करके दिल्ली गद्दी में बैठा और अपनी भतीजी से शादी कर ली। अलाउद्दीन खिलजी जो था चाचा की लड़की से शादी की थी, मतलब जलालुद्दीन खिलजी की लड़की से इसने खुद शादी कर ली, चचेरी बहन। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण लगाया। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े के दागने की प्रथा शुरू की, हुलिया प्रथा शुरू की, इसने सैनिकों को नगद वेतन दिया, है ना, आयोग सैनिकों को पेंशन पर हटा दिया, मुक्त कर दिया, और सैनिकों के लिए अलग से मतलब रहने की व्यवस्था कराई, है ना। और खिलजी जो थे ने एक तरह से पूरे भारत पर अपना आक्रमण करना जारी रखा, पूरे भारत को दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत लाना शुरू किया। अलाउद्दीन खिलजी ने जो छोटे छोटे जो लोकल वो थे ना, जो राजा थे, वो अपना वंश चलाते थे। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी वंश चलाया था, इल्तुतमिश ने शमसी वंश चलाया था, बलबन ने बलबनी वंश चलाया था, जलालुद्दीन खिलजी ने जलाली वंश चलाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सबको खत्म कर दिया, सबको खत्म कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के दो उद्देश्य थे, अपने वंश को आगे बढ़ाना, और सिकंदर के बाद मतलब अजेय होना, जिसको कोई हरा ना पाए, सिकंदर के बाद अजेय होना। ठीक है, इसके बाद इसने मलिक काफूर को दक्षिण भारत भेजा। मलिक काफूर को ट्रांसक्सियान से ये 1000 दिनार में खरीद कर लाया था, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता था। मलिक काफूर एक ट्रांसजेंडर, एक हिजड़ा था। मलिक काफूर को दक्षिण भेजा गया, दक्षिण भारत पर फतेह करने के लिए। दक्षिण भारत पर इसने सब पर आक्रमण किया और सबसे वसूली की और सबको दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत लाया। लेकिन पांड्य शासक जो थे वो इसकी सत्ता स्वीकार नहीं करते थे, पांड्य शासक इसकी सत्ता स्वीकार नहीं करते थे। दक्षिण अलाउद्दीन खिलजी के समय दक्षिण में पहला आक्रमण तेलंगाना पर किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण तेलंगाना पर किया गया था। उस समय तेलंगाना का शासक प्रताप रुद्र देवदत्ती था। तेलंगाना का शासक प्रताप रुद्र देवदत्ती था। जब उसने अटैक किया गया तो प्रताप रुद्र देवदत्ती ने अपने बराबर की मूर्ति, सोने की मूर्ति बनवाकर अलाउद्दीन खिलजी को भेंट की थी और उसकी सत्ता स्वीकार की थी। धन की दृष्टि से पांड्य राज पर किया गया आक्रमण मलिक काफूर का सबसे सफल आक्रमण था। जो पांड्य राजाओं पर मलिक काफूर ने आक्रमण किया था धन लेने के लिए, देखो पांड्य राजाओं पर आक्रमण धन लेने के लिए किया गया था, ना कि उनको मिलाने के लिए। तो पांड्य राजाओं ने इनको धन दे दिया और मलिक काफूर वहां से चला गया। दक्षिण भारत के राज्यों पर आक्रमण करने में अलाउद्दीन का उद्देश्य धन और विजय लालसा दोनों थी। ठीक है, धन प्राप्त करना था और विजय लालसा भी उसकी थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय अकद खां, मलिक उमर मंगू खां, हाजी मौला, इन सभी ने विद्रोह करना शुरू किया था। ठीक है, तो इसके विद्रोह को दबाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारी नीतियां अपनाई थी। तो एक तो गुप्तचर नीति को और मजबूत किया था। दूसरा, दिल्ली में मद्य निषेध कर दिया था। दिल्ली के अमीरों को पार्टी करने की अनुमति नहीं थी। दिल्ली के अमीरों को एक दूसरे से मिलने की अनुमति नहीं थी। दिल्ली के अमीर जो थे वो त्योहार नहीं मना सकते, एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं। अमीर वर्ग की संपत्ति जो थी, ज्यादा संपत्ति नहीं ले सकते, संपत्ति को लेकर गरीबों को लेकर उनसे राजस्व लेना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने खलीफा की सत्ता को मान्यता दी, लेकिन प्रशासन में उसके हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किए। जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने खलीफा को मान्यता दे दी थी, लेकिन शासन में उसकी सत्ता स्वीकार नहीं की थी। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद नंबर आता है मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी एक अयोग्य और अकुशल शासक था। मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में बिना वस्त्र के भी आ जाता था। मुबारक खिलजी की मृत्यु के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। तुगलक वंश का कार्यकाल 1320 से 1414 तक था। ठीक है,
और जो मुबारक खिलजी था, इसने अलाउद्दीन खिलजी के सारे नियम कानून रद्द कर दिए थे। गयासुद्दीन तुगलक जैसे दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो उसने तुगलक वंश की स्थापना की और ये तुगलक वंश का संस्थापक बना। गाजी मलिक के रूप में 1320 ईस्वी में इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। यह सुल्तान जो था वो जो मुबारक खिलजी के समय उत्तर पश्चिम प्रांत का गवर्नर था। इसने इजारेदारी को समाप्त किया तथा दार तथा चेहरा प्रथा को और अच्छे से लागू किया। बटाई की व्यवस्था शुरू की और राजस्व का 1/3 लेना शुरू किया इसने। सर्वप्रथम गयासुद्दीन तुगलक के समय दिल्ली को मतलब पूरे दक्षिण भारत पर के अंदर में इसको ला दिया गया। दक्षिण भारत का जितना भी एरिया था दिल्ली के अंतर्गत आ गया। इसने दिल्ली अपने पुत्र जूना खां को भेजा था। जूना खां का वास्तविक नाम मोहम्मद बिन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक का जो अंतिम सैनिक अभियान था वो बंगाल के खिलाफ था। बंगाल से सैनिक अभियान करके लौटते समय इसने क्या किया, अफगानपुर था तुगलकाबाद के बाद एक अफगानपुर गांव था जहां लकड़ी का महल बनवाया गया था। लकड़ी का महल बनवाया किसने था? जूना खां ने। उसी में गयासुद्दीन तुगलक आराम करने के लिए बैठा तो महल गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। 1325 में वो मारा गया। 1325 से 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की गद्दी को संभाला। जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम था और जैसे ही उसने दिल्ली गद्दी को संभाला तो सर्वाधिक विलक्षणी व्यक्ति वाला शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। उसने अरबी और फारसी का महान विद्वान, खगोल शास्त्र और एक बहुत बड़ा चिकित्सा का कहता था। इब्न बतूता उसके दरबार में 1333 में आया था। इब्न बतूता दक्षिण से आया था, है ना। उसने दिल्ली का दक्षिण अफ्रीका से आया था, है ना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। उसे दिल्ली का गाजी नियुक्त किया गया और तोमर तिमूर जो चीन का शासक था उसके दरबार में इब्न बतूता को भेजा गया। इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक लिखी थी। रेहला में तुगलक वंश का वर्णन किया गया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही बंगाल अलग हो गया। राजस्थान को उसने कभी नहीं जीता और दक्षिण भारत भी दिल्ली सल्तनत से अलग हो गया। गयासुद्दीन तुगलक के समय पूरा दक्षिण भारत दिल्ली के अंतर्गत आया था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण भारत एक स्वतंत्र हो गया और विजयनगर, बहमनी और मदुरा नामक 3 साम्राज्य बने। ठीक है, किसके समय? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मोहम्मद बिन तुगलक की जो नीतियां थी वो 5 नीतियां बहुत इसकी खराब थी, जिसकी वजह से इसको बहुत ही आलोचना झेलनी पड़ी। एक तो उसकी नीति जो थी वो दोआब में जो टैक्स बढ़ा दिया था, कर वृद्धि। दोआब में कर वृद्धि, ठीक है। एक राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से दौलताबाद इसने राजधानी को परिवर्तित कर दिया था। देवगिरी को इसने दौलताबाद नाम दिया और उसको कुतुब उल इस्लाम इसने बताया। इसके बाद सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा असल में मंगोलों की देन थी और सांकेतिक मुद्रा का मतलब है चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के का चलाना। ठीक है, तो सांकेतिक मुद्रा चलाना। और खुरासान और कराची अभियान। खुरासान अभियान में इसने लगभग 3.5 लाख इसने सैनिक अपने साथ रखे थे और कराची अभियान में बर्फीली तूफान में दबकर लगभग सारे सैनिक मारे गए थे और जो सैनिक बचे थे उनकी मृत्यु प्लेग के बाद हो गई थी। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया भाई? नहरों का निर्माण शुरू किया। गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण शुरू किया था, उसने उसको पूरा कराया मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इसने क्या किया? अमीर कोही जो कृषि विभाग के लिए था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने कोली और तकावी नामक ऋण गरीबों को या किसानों को दिया। तकावी नामक ऋण दिया। इसके बाद नंबर आता है फिरोज तुगलक का। फिरोज तुगलक ने 1351 में दिल्ली की गद्दी संभाली और 1388 तक वो रहा। फिरोज तुगलक इसका चचेरा भाई था, है ना। और दिल्ली सल्तनत में से जो भी प्रदेश छीने गए थे या जो भी चले गए थे उसने लाने का कभी प्रयास नहीं किया। इसने कोई सैनिक अभियान नहीं चलाया। इसने सबसे दबाव में आकर बंगाल, सिंध और कांगड़ा में सैनिक अभियान चलाया। सिंध में जो सैनिक अभियान था वो सबसे भयावह था और तीनों में इसको असफलता का मुंह देखना पड़ा। फिरोज तुगलक के समय इजारेदारी प्रथा को पुनः शुरू किया गया। फिरोज तुगलक जो था उसकी सालाना इनकम 6.5 करोड़ थी, लेकिन इसके मंत्री की सालाना इनकम 13 करोड़ टका थी। ठीक है, फिरोज इस युग का सबसे महान धर्मांध और क्षेत्र में सिकंदर लोदी तथा औरंगजेब का अग्रज था। ठीक है, ये इतिहासकारों ने कुछ स्टेटमेंट इसके बारे में दिए हैं। इसने जगन्नाथ मंदिर और ज्वालामुखी मंदिर को लूटा। ये हरजी की बाबा ही लूटता था।
फर्जी की वाहवाही लूटता था और इसने इस्लाम को इसने अपने शासन का मुख्य आधार बनाया और मुसलमानों की झूठी वाहवाही लेने के लिए इसने ज्वालामुखी मंदिर पर आक्रमण किया। इसके बाद तुगलक वंश का फिरोज तुगलक के बाद तुगलक वंश का लगभग खात्मा हो जाता है। फिरोज तुगलक के बाद उसका बड़ा पुत्र तुगलक शाह के बाद अब्रुबक के बाद मोहम्मद शाह के बाद सिकंदर शाह के बाद नसरुद्दीन महमूद ये दिल्ली गद्दी पर बैठे थे। देखो, सबसे पहले गयासुद्दीन के बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज तुगलक के बाद तुगलक शाह के बाद अब्रुबक के बाद मोहम्मद शाह के बाद सिकंदर शाह के बाद नसरुद्दीन महमूद। तो फिरोज तुगलक के बाद वाली जो सीरीज है वो याद रखना भाई। फिरोज तुगलक शाह है ना, तुगलक शाह के बाद अब्रुबक के बाद मोहम्मद शाह के बाद नसरुद्दीन महमूद। ये नसरुद्दीन महमूद अंतिम तुगलक शासक था। नसरुद्दीन महमूद पर 1398 में मंगोल ने आक्रमण किया और जैसे ही मंगोल ने आक्रमण किया तो नसरुद्दीन महमूद का शासन वैसे भी दिल्ली से पाला तक लगभग 50 से 60 किलोमीटर की रेंज में रह गया था। तो नसरुद्दीन महमूद ने जब इस पर आक्रमण किया तो इसने उसके आक्रमण को भाई झेल नहीं पाया ये और दिल्ली की गद्दी से हट गया। और नसरुद्दीन मंगोल ने जब आक्रमण किया तो मंगोलों से मिलकर खिज्र खां ने जब मंगोलों ने आक्रमण किया था दिल्ली की गद्दी पर नसरुद्दीन महमूद के समय, तो खिज्र खां ने मंगोलों का साथ दिया था। मंगोलों ने दिल्ली को लूटा, है ना। और खिज्र खां को क्या सबसे पहले आप लिखोगे सैयद वंश। संस्थापक कौन था भाई? संस्थापक था खिज्र खां। सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। जब मंगोलों ने 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया उस समय दिल्ली का तुगलक वंश का शासन था। आक्रमण बहुत पहले मंगोलों ने शुरू कर दिया था, ठीक है। जो सफल आक्रमण हुआ था 1398 नसरुद्दीन महमूद के समय। और वो सफल क्यों हुआ था? क्योंकि खिज्र खां ने इसके मंगोलों की सहायता की थी। उसके बदले में मंगोलों ने खिज्र खां को लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर दिया। तो जब मंगोलों ने, तो खिज्र खां ने पहले मंगोलों का साथ दिया, फिर मंगोलों का साथ जब दे दिया तो मंगोलों ने खिज्र खां को लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर दे दिए। इसमें राज करने लगे। लेकिन जब मंगोल यहां से गए, मंगोल भारत से जब लूटपाट के चले गए तो दिल्ली की गद्दी पर मंगोलों के जाने के बाद दिल्ली की गद्दी पर सैयद वंश की नींव रखी गई। ठीक है। तो जो खिज्र खां था, खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था और खिज्र खां ने ही मंगोलों का साथ दिया था। मंगोलों ने नसरुद्दीन महमूद को हराया था। चूंकि नसरुद्दीन महमूद वैसे भी सीमित हो गया था, पालम तक ही सीमित बचा था और इस पर आक्रमण करने के बाद उससे वो छीन लिया गया था और नसरुद्दीन महमूद को गद्दी से उतार दिया गया। सबसे पहले मंगोलों ने लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर दिया था खिज्र खां को। लेकिन जब मंगोल भारत से चले गए तो मंगोलों ने दिल्ली की गद्दी पर खिज्र खां को बैठा दिया और खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना कर दी। ठीक है। मंगोलों के जाने के बाद, है ना, जब मंगोल गए तो दिल्ली गद्दी पर बैठा और इसने स्वयं उत्तर पश्चिम का गवर्नर खिज्र खां बना। उत्तर पश्चिम का गवर्नर खिज्र खां बना। ठीक है। ये सुल्तान नहीं बना था। अब देखो
जब मंगोल यहां से गए थे, जब मंगोल दिल्ली से गए थे, तो मंगोल अपने पुत्र शाहरुख को इसी के साथ छोड़ गए थे। शाहरुख को छोड़ गए थे इन खिज्र खां के पास कि आप शाहरुख के अंडर में काम करोगे। मतलब जब मंगोल ने आक्रमण किया, दिल्ली में लूटा, और जब लूट के घर जा रहे थे, है ना, जहां से आए थे, तो ये मध्य एशिया से आए थे, ठीक है, तो अब दिल्ली पर ये अपने एक पुत्र शाहरुख को बैठा गए थे। शाहरुख, तो शाहरुख के अंतर्गत ही ऐसा खिज्र खां काम करता था। तो खिज्र खां सुल्तान नहीं था, खिज्र खां सुल्तान नहीं था, बल्कि रैयत ए आला। सुल्तान नहीं था बल्कि रैयत ए आला। क्वेश्चन पूछा गया था, रैयत ए आला के नाम के रूप में शाहरुख के अंतर्गत काम करता था। शाहरुख के अंतर्गत काम करता था। खिज्र खां कोई सुल्तान नहीं था, यह रैयत ए आला था। और जो मंगोल अपने पुत्र शाहरुख को यहां छोड़ गए थे, तो शाहरुख के अंडर में ये काम करते थे। मतलब कि पूरा पावर शाहरुख के पास ही था, लेकिन एक्चुअली पावर का यूज खिज्र खां ही करता था। शाहरुख को कोई ज्ञान नहीं था राजपाट चलाने का, ठीक है। तो इसने क्या, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका मेन उद्देश्य क्या था? जो खिज्र खां था, इसका मेन उद्देश्य था तुर्क और अफगान, तुर्क और अफगान को संतुष्ट रखना। तुर्क और अफगान को संतुष्ट रखना तथा प्रजा का हित करना। तुर्क और अफगान को संतुष्ट रखना तथा प्रजा का हित रखना। देखो, अफगान पंजाब साइड में अफगानों का शासन था, है ना, लोधी वगैरह शासन कर रहे थे। और तुर्क भी भारत में अमीर तुर्क जो थे वो अपना व्यापार कर ही रहे थे। तो इनका जो खिज्र खां का मेन उद्देश्य था वो अफगानों को कंट्रोल में रखना और तुर्कों को कंट्रोल में रखना, और जो प्रजा थी उसको बिल्कुल संतुष्ट रखना, ठीक है। तो ये कुछ इसके फैक्ट थे। अब इसके बाद क्या होता है, अब इसने संतुष्ट तो बेचारे रखा, और इसके बाद इसके साथ हुआ क्या, अब हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस तरह से सैयदमंद को जो संस्थापक था वो वास्तविक सुल्तान नहीं था, रैयत एक आला पदवी के से ये शाहरुख के अंतर्गत काम कर रहा था। ये शाहरुख कौन था? तो शाहरुख मंगोलों का पुत्र था, है ना, जो शाहरुख को यहां छोड़कर गए थे, ठीक है। तो खिज्र खां जो था, खिज्र मंगोल के पुत्र शाहरुख के अंतर्गत काम किया, शाहरुख के अंतर्गत काम किया, ठीक है। इसके बाद खिज्र खां के बाद आता है मोहम्मद शाह। खिज्र खां के बाद कौन आया? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने शाह की उपाधि धारण की। मोहम्मद शाह ने किसकी? शाह की उपाधि धारण की, शाह की उपाधि धारण की, ठीक है। और तारीख मोहम्मद शाही तथा तारीख मोहम्मद शाही लिखवाई, तारीख मोहम्मद शाही लिखवाई, तारीख मोहम्मद शाही लिखवाई। इसे याहिना बिन सरहिंदी, इसे याहिना बिन सरहिंदी ने लिखा, इसे याहिना बिन सरहिंदी ने लिखा। तो भाई तारीख फिरोज शाही किसने, तारीख मोहम्मद शाही किसने लिखवाई थी? मोहम्मद शाह ने।
मोहम्मद साद सैयद वंश से संबंधित था और ऐसा शासक था जिसने रैयत ए आला की उपाधि धारण न करके बल्कि उसने शाह की उपाधि धारण की, शाह की उपाधि धारण की। और इसका अंतिम शासक अलाउद्दीन अहमद शाह था। इसका अंतिम शासक अलाउद्दीन अहमद शाह था। इसका अंतिम शासक अलाउद्दीन अहमद शाह था, जिसे लोदी ने उतारकर, अलाउद्दीन अहमद शाह को बहलोल लोदी ने उतारकर, लोदी ने इसे गद्दी से उतारकर लोदी वंश की स्थापना की। ठीक है, लोदी वंश की स्थापना की। तो इस तरह से जो हमने सैयद वंश में पढ़े हैं 3 शासकों के नाम, खिज्र खां, मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह, खिज्र खां, मोहम्मद और अहमद शाह, ये संस्थापक प्रथम था और ये लास्ट था। ठीक है, इसने शाह की उपाधि धारण की थी और इसने तारीख मोहम्मद शाही लिखवाई थी याहिना बिन सरिंदी ने। ठीक है, याहिना बिन सरिंदी ने लिखवाया और याहिना बिन सरिंदी को इसने अपने राजपाट में आने की आज्ञा दी थी। ठीक है, तो खिज्र खां ने जो सैयद वंश का संस्थापक था, जो 1414 से 1451 में इसने सैयद वंश चलाया था, इसने खुद कुछ नहीं किया था। तो ये वंश तो एक नाम मात्र का वंश था। क्या कि भाई जो लास्ट शासक था नसरुद्दीन महमूद था तुगलक वंश का, तो उसको भाई हराया किसने था? मंगोलों ने। तो मंगोलों को थोड़ा इसने बता दिया था, रास्ता बता दिया कि ऐसे आओगे, हम आपकी मदद करेंगे, आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, है ना, आपको परेशान नहीं करेंगे, है ना। तो ये थोड़ी इसने मंगोलों को थोड़ी राहत दे दी। और जैसे इसने राहत दी तो मंगोलों ने किसको हराया? नसरुद्दीन महमूद को। नसरुद्दीन महमूद को मंगोलों ने हराया। जब वो खुदा पहले से ही हराया हुआ था बेचारा, दिल्ली से पारा तक सिविल बचा था, बूढ़ा आदमी था, है ना, सुल्तान बनने लायक नहीं था, निरंकुश शासक नहीं था, साहस उसके अंदर था नहीं, तो क्या करोगे यार? उसके तो यहाँ पर मार उतार दिया, चलो। और उसने क्या किया भाई, मंगोलों ने कब्जा कर लिया। जब मंगोलों ने कब्जा किया तो खिज्र खां बोले, अरे साहब हमने तुमको कुछ ऐसा किया, हमको भी कुछ दे दो। तो क्या किया भाई उन्होंने? लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर खिज्र खां को दे दिया। चलो भाई, तो लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर ले लो और अपना शासन हो जाके जाओ। अब भाई जब वो लेके खिज्र खां वहां चला गया, खुश हो गया। जब मंगोल यहां से जाने लगे तो मंगोलों ने अपने पुत्र शाहरुख को दिल्ली में बैठा दिया। और भाई दिल्ली में रहते, अब शाहरुख को कुछ पता तो है नहीं, तो उसने फिर खिज्र खां को बुलाया और खिज्र खां को दिल्ली सौंप दी कि लो तुम दिल्ली ले लो और हम जा रहे हैं, और शाहरुख को आप शाहरुख के अंतर्गत ही आप काम करो। अरे भैया वो ठीक है, हम मुल्तान से दिल्ली आ गए। तो उसने क्या किया, वो मंगोल चले गए, शाहरुख और शाहरुख को भी कुछ पता नहीं था, नया लड़का था, है ना, कुछ इतना राजपाट के बारे में ज्ञान था नहीं। तो शाहरुख को उसने बैठा दिया और खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना कर दी। सैयद वंश की स्थापना की और जो भी काम था उसने अपने आप को सुल्तान नहीं घोषित किया था, रैयत ए आला के नाम से इसने शासन किया था। और एक रिपोर्ट मंगोल की आ जाती थी इसकी शाहरुख के थ्रू, कितना टैक्स दिया, कितना क्या हुआ, सब मंगोलों के पास गया। तो जब खिज्र खां के बाद मोहम्मद शाह आया, मोहम्मद शाह ने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाया और रैयत ए आला नाम से शाह की उपाधि धारण की और तारीख मोहम्मद शाही लिखवाई याहिना बिन सरिंदी से। इसके बाद अलाउद्दीन अहमद आलम शाह आया, अलाउद्दीन अहमद शाह। ठीक है, ये सैयद वंश का अंतिम शासक था। लोदी ने इसको उतारकर लोदी वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, लोदी वंश की स्थापना कर दी। तो लोदी वंश जो था वो 1451 से 1556 तक था। 1451 से 1526 तक इसने 56 तक इसने शासन किया था। ठीक है, लोदी वंश। तो यहां से हमारा सैयद वंश खत्म हो जाता है और लोदी वंश शुरू हो जाता है। सैयद वंश खत्म होता है और लोदी वंश शुरू हो जाता है। तो लोदी वंश की स्टार्टिंग हम अपनी नेक्स्ट क्लास से करेंगे। तब तक के लिए भाई हमने आपको जितनी बातें बताई है, गुलाम वंश से लेकर लोदी वंश तक हमने जितनी फैक्चुअल बातें आपको बताई हैं, वो आप एक बार इसको रिवाइज जरूर कर लेना
और सैयद वंश के बारे में हमने जितना आपको जानकारी दी है, सैयद वंश और खिलजी वंश ये कोई ज्यादा दिन तक नहीं चले थे। सैयद वंश और खिलजी वंश ज्यादा दिन तक नहीं चले थे। सबसे लंबा शासन दिल्ली में रहा है तुगलक वंश का, सबसे लंबा तुगलक वंश का शासन रहा है। और तुगलक वंश के शासकों ने इतने लंबे शासन में बहुत सारे काम किए। गुलाम वंश के शासकों ने बहुत सारे काम किए। तो गुलाम और तुगलक वंश से ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं दिल्ली से। अगर यहां से खिलजी वंश से आएगा और यहां से आएगा तो पहला और आखिरी पूछा जाता है। ठीक है, तो कल हम लोग अपनी क्लास में लोधी वंश को डिस्कस करेंगे और लोधी वंश के बाद ये अपने मुगल कैसे एंट्री करेंगे, लोधी वंश के बाद मुगल कैसे एंट्री करेंगे या मुगलों की एंट्री बाहर में किस तरह से होगी, उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।